हेलो गाइस, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, जो भारत की संसद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि राज्यसभा क्या होती है, इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका सभापति और उपसभापति कौन होता है, राज्यसभा की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। और इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर इस क्लास में आप एंड तक बने रहते हैं तो एग्ज़ाम में राज्यसभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आप क्लास के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास राज्यसभा के बारे में। तो जो हमारी भारतीय जो संसद होती है, वो संसद के अंदर वो होते हैं, तीन से मिलकर बनी होती है। एक इसके अंदर प्रेसिडेंट होते हैं और दो इनके अंदर सदन होते हैं। एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। जो लोकसभा होता है उसको लोअर हाउस बोला जाता है, निम्न सदन कहते हैं। और जबकि जो राज्यसभा होता है उसको अपर हाउस अर्थात उच्च सदन कहा जाता है। और एक होता है प्रेसिडेंट। तो जब कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास में आता है और राष्ट्रपति उस बिल को क्या करता है, अप्रूव करता है। क्या करता है, अप्रूव करता है। जब राष्ट्रपति उस बिल को अप्रूव कर देता है तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो संसद में जब कोई बिल पेश किया जाता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होते हुए साइन के लिए, अप्रूव के लिए किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास आता है। तो जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो जो बिल होता है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इंडियन जो पार्लियामेंट है वो तीन भागों से मिलकर बनी हुई है। उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। जो लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। और जो लोकसभा होती है वो इलेक्टेड बाई पीपल, वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। उसमें हम भाग लेते हैं लोकसभा चुनने के लिए। और जबकि जो राज्यसभा होती है वो इलेक्टेड बाई स्टेट, किसके द्वारा चुनी जाती है, इलेक्टेड बाई स्टेट के द्वारा चुनी जाती है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो भारतीय संसद है वो तीन भागों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आज की क्लास राष्ट्रपति के बारे में मैं पिछली क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा भारत संसद की कौन सी सदन होती है, ऊपरी सदन होती है, इसको अपर हाउस कहा जाता है। हमको पता है कि भारत की संसद दो सदनों से मिलकर बनी होती है। एक लोकसभा होती है जिसको निचला हाउस, लोअर सदन बोला जाता है, और एक राज्यसभा जिसको ऊपरी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये याद रखिए, जो हमारी राज्यसभा होती है इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा का संवैधानिक आधार क्या है, मतलब राज्यसभा के बारे में कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो राज्यसभा का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 79 और आर्टिकल 80 में मिलता है। आर्टिकल 79 संसद की संरचना की बात करता है। किसकी बात करता है, इंडियन पार्लियामेंट की बात करता है, जो तीन भागों से मिलकर बनी होती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, जो आर्टिकल 79 में बात की गई है। और आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा की संरचना की बात करता है। किसकी बात करता है, राज्यसभा की संरचना की बात करता है। तो बात करें तो राज्यसभा की संरचना की, तो संविधान के अनुसार जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य है वो 250 हो सकते हैं, जिसके अंदर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 238 हो सकते हैं मैक्सिमम, और मनोनीत सदस्य 12 हो सकते हैं। याद रखिए, संविधान के अनुसार जो मैक्सिमम सदस्य हैं वो राज्यसभा में 250 हो सकते हैं, जिसमें से निर्वाचित सदस्य 238 रहेंगे और मनोनीत सदस्य हैं वो 12 रहेंगे। लेकिन वर्तमान में जो वास्तविक संख्या है अगर उसकी बात की जाए तो कुल सदस्य कितने हैं, 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से निर्वाचित सदस्य 238 रहेंगे और मनोनीत सदस्य 12 रहेंगे। लेकिन वर्तमान में जो वास्तविक संख्या है वो कुल सदस्य 245 की है, जिसमें से निर्वाचित सदस्य 233 हैं और मनोनीत सदस्य है वो 12 हैं।
तो मैक्सिमम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। ये याद रखिए, राज्यसभा में जो टोटल सीट है वो मैक्सिमम 250 हो सकती हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। लेकिन वर्तमान में जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो राज्यसभा की कितनी है? 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 हैं जो मनोनीत। अब ये मनोनीत क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं जो इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो, जैसे कला में हो, साहित्य में हो, विज्ञान में हो और समाज सेवा में हो। तो राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ ऐसे लोगों को भी संसद में भेजता है जो कला में माहिर हो, साहित्य में हो, विज्ञान में हो या समाज सेवा में हो। इससे क्या होता है, मान लीजिए कोई विज्ञान में माहिर है, वो राज्यसभा में जाएगा तो वो विज्ञान से रिलेटेड कानूनों में अपनी क्या देगा, अपना थोड़ा उसमें ज्ञान देगा, उसके अंदर थोड़ा विचार विमर्श करेगा। तो ऐसे लोग होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं। ये जो टोटल सदस्य होते हैं वो 12 होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जैसे प्रसिद्ध कलाकार है, वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, समाज सेवी हैं, ताकि वो अपने अनुभव संसद को मार्गदर्शन दे सकें। तो जैसे मान लीजिए कोई विज्ञान में जो कोई प्रसिद्ध है, तो अगर उसको संसद में भेजा जाएगा तो वो अपने अनुभव से संसद को क्या देगा, मार्गदर्शन देगा। क्या देगा? मार्गदर्शन देगा। इसीलिए जो 12 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनको राष्ट्रपति भेजता है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। वो किस लिए भाग नहीं लेते? क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, इसीलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्योंकि अगर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो वो तो राष्ट्रपति का ही फेवर करेंगे ना। तो इसीलिए ये मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं, जिनको कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में क्या हो, गहन नॉलेज हो, वो उसके लिए प्रसिद्ध हो, तो उन्हें राष्ट्रपति संसद में भेज सकती है, क्योंकि वो अपने अनुभव से संसद को मार्गदर्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें राज्यों का प्रतिनिधित्व। जो राज्यसभा होती है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहेगी उस राज्य का प्रतिनिधित्व भी क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा रहेगा। उस राज्य की राज्यसभा की सीटें क्या रहेंगी? सबसे ज़्यादा रहेंगी। तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उसकी सबसे ज़्यादा सीटें होती है। क्या होती हैं? जो सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं राज्यसभा की वो उत्तर प्रदेश से ही होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? सबसे अधिक। जितनी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी राज्यसभा की सीटें भी उतनी अधिक रहती हैं। जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार है, इनकी भी सीटें अधिक होती हैं। लेकिन जैसे छोटे राज्य हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, ये छोटे राज्य होते हैं, तो इनकी जो राज्यसभा में सीटें होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। तो इससे सभी राज्यों को संसद में आवाज़ मिलती है। तो जो राज्यसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसमें जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होती है उस राज्य में सीटों की संख्या भी उतनी ही अधिक रहेगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। याद रखिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इसकी चुनाव प्रक्रिया में क्या होता है, जो राज्यसभा के विधानसभा के चुने हुए विधायक जो एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं? वोट करते हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते। उनको जो हम एमएलए चुनते हैं वो एमएलए ही होते हैं जो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। हम किसको चुनते हैं? हम हमारे एमएलए को चुनते हैं, और जो हमारे एमएलए होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अगर चुनाव की पद्धति की बात की जाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली यूज में ली जाती है। तो ये याद रखिए, जो चुनाव पद्धति होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राज्यसभा के कार्यकाल की। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है? स्थायी सदन होता है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती। इसका जो सदस्य होता है उस हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है,
और हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, इसके रिटायर हो जाते हैं। मान लीजिए अगर राज्यसभा में कुल सदस्य 240 है, तो हर 2 साल में 240 का 1/3 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा, 80। तो हर 2 साल में 80 सदस्य इसके क्या होंगे, रिटायर होंगे, और उसकी जगह नए सदस्य संसद में आते हैं। तो जो सदस्य रिटायर हो जाते हैं उसकी जगह क्या आते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं। इससे सदन हमेशा चलता रहता है, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हर साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। और जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है। 6 ईयर इसकी टर्म्स होती है, लेकिन 1/3 सदस्य होते हैं, एवरी 2 ईयर्स में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम राज्यसभा में कोरम का क्या अर्थ है। कोरम की बात करते हैं तो कोरम का मतलब होता है संसद की कार्रवाई चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हाँ आप इस क्लास किसी स्कूल में पढ़ते हो। अब स्कूल में मान लीजिए 250 बच्चे हैं, मान लीजिए स्कूल में 100 बच्चे हैं, लेकिन जिस दिन आप गए आप 2 बच्चे ही क्लास में बैठे हुए हैं, उस क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, लेकिन आप जिस दिन स्कूल गए उस दिन क्लास में क्या है, ओनली 2 बच्चे बैठे हुए हैं। तो वहाँ तो मास्टर का मन ही नहीं करेगा ना पढ़ाने का, तो वो क्या पढ़ाएगा। इसी तरह राज्यसभा होती है, राज्यसभा की जब कार्रवाई होती है तो उसमें एक मिनिमम सदस्य होने चाहिए। अगर इससे कम सदस्य होते हैं तो राज्यसभा की कार्रवाई है जो प्रारंभ नहीं होती है। तो इसमें बात कोरम का मतलब होता है राज्यसभा के कार्रवाई के लिए मिनिमम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा के जो कुल सदस्य होते हैं उनका 1/10 हिस्सा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/10 हिस्सा होना चाहिए। मान लीजिए राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हैं, तो 250 का 1/10 का मतलब होता है 25 सदस्य अगर राज्यसभा में उपस्थित हैं तो जब भी राज्यसभा की कार्रवाई को चलाया जा सकता है। तो राज्यसभा में कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम इतने सदस्य राज्यसभा में उपस्थित होने चाहिए जब भी राज्यसभा की कार्रवाई को चलाया जा सकता है। सदन की कार्रवाई तभी चलती है। तो कोरम का मतलब संसद की कार्रवाई चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति होती है। राज्यसभा में कोरम कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होता है। जब तक यह संख्या उपस्थित नहीं होती जब तक सदन की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। तो जब तक जो कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य अगर उपस्थित नहीं है तो तब तक सदन की कार्रवाई है वो शुरू नहीं की जा सकती। यदि कार्रवाई के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक स्थगित या रोक दी जाती है। तो जब कार्रवाई चल रही है उस टाइम मान लीजिए संसद की कार्रवाई चलते समय कोरम पूरा नहीं हो रहा है, कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो बैठक को स्थगित या रोक दिया जाता है। तो मान लो यदि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं तो कम से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। अगर 25 सदस्य उपस्थित हैं तो संसद की कार्रवाई चल सकती है। इस नियम का उद्देश्य संसद की कार्रवाई को वैध और प्रभावी बनाता है। तो जो राज्यसभा में जो कोरम है इसका उद्देश्य यही है, ये संसद की कार्रवाई को वैध और प्रभावी बनाता है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी संसद की कार्रवाई चलेगी उसमें कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं तो संसद की बैठक को स्थगित या रोक दिया जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राज्यसभा में कुल मुख्य पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। तो राज्यसभा में एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। मैंने आपको बता दिया था जब मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था, तो उसके अंदर जो आर्टिकल 64 है उसमें बात की गई है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। वे सदन की कार्रवाई संचालित करते हैं। जब वोट बराबर होता है तो वो अपना निर्णायक वोट भी देते हैं। अगर सदन के अंदर मान लीजिए कोई बिल है वो पेश हुआ है, अगर उस पर वोट बराबर हो गए तो उस टाइम जो सभापति होते हैं वो क्या देते हैं, अपना निर्णायक वोट देते हैं।
तो जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। वो सदन की कार्रवाई संचालित करते हैं। एक तरह का मान लीजिए वो क्या होते हैं, क्लास का मॉनिटर होता है। क्या होता है, वो एक क्लास के मॉनिटर होते हैं। वही सदन की कार्रवाई संचालित करते हैं। किसको कितना बोलना है, क्या टाइम देना है, वो सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है राज्यसभा के सदस्यों को, कि किसको राज्यसभा के सदस्य कौन कितना बोलेगा, कब बोलेगा, कौन को कितना टाइम दिया जाएगा। वो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। और वोट अगर बराबर है किसी बिल पर, मान लीजिए वोट डाला गया, अगर बराबर की स्थिति आ गई तो उस समय जो राज्यसभा के सभापति, जिनको उपराष्ट्रपति कहा जाता है, वो अपना निर्णायक वोट देते हैं, दे सकते हैं। अब बात की जाए तो उपसभापति की, तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से ही चुनते हैं। तो जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अपने से बीच में ही एक उपसभापति को चुन लेते हैं, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन को चलाते हैं। तो जब सभापति अनुपस्थित है तो उस टाइम उस सदन को चलाने की काम कौन करते हैं, उपसभापति करते हैं। तो संसद राज्यसभा में मुख्य अधिकारी की बात की जाए तो एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। वो सदन की कार्रवाई संचालित करते हैं और वोट बराबर होने पर निर्णायक वोट देते हैं। जबकि जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन को चलाते हैं। अगर सभापति अनुपस्थित हैं, किसी कारणवश वो बाहर गए हुए हैं, अगर वो बीमार हो गए हैं, तो उस समय जो सदन को चलाते हैं वो कौन चलाते हैं, उपसभापति, जिसको डिप्टी चेयरमैन कहा जाता है, जिसको राज्यसभा का क्या बोला जाता है, डिप्टी चेयरमैन। नेक्स्ट, राज्यसभा का अब बात करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी उम्र है जो 30 साल की होनी चाहिए, उसको किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता होना चाहिए। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वो क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए, अर्थात उसके बाद में वोटर आईडी होनी चाहिए, और वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और दिवालिया न हो और लाभ के पद पर नहीं हो। तो ये क्या होती है, राज्यसभा के सदस्य बनने की कुछ योग्यता होती है। उसमें से पहली है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उसको मतदाता होना चाहिए, मानसिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, और वो दिवालिया न हो और किसी लाभ के पद पर भी न हो। ये राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या होती हैं, योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियां। तो राज्यसभा को कुछ शक्तियां दी हुई हैं, उसमें एक लेजिस्लेटिव पावर होती है, एक फाइनेंशियल पावर होती है, एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एक जुडिकल पावर होती है, और एक स्पेशल पावर भी उनको दी हुई होती है। तो राज्यसभा के पास में कुछ शक्तियां होती है, जिसमें से कुछ लेजिस्लेटिव पावर होती हैं, कुछ फाइनेंशियल पावर होती हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, कुछ जुडिकल पावर होती है, और कुछ स्पेशल पावर होती हैं। तो अब हम एक एक पावर के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जब राज्यसभा की शक्ति की, तो राज्यसभा भारत की सदन का उस सदन है, इसे राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। तो राज्यसभा की शक्तियां मुख्य रूप से विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक और विशेष शक्तियों में बांटी गई हैं। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायी शक्ति की। किसकी बात करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर की। किसकी बात करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर की। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है विधायी शक्तियां, अर्थात राज्यसभा सामान्य विधेयक को पास, संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। तो जो भी सामान्य विधेयक होते हैं उसको राज्यसभा पास कर सकती है, संशोधित कर सकती है, या उसको अस्वीकार कर सकती है। कोई भी सामान्य कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी होती है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसको बोला जाता है जॉइंट सिटिंग। तो राज्यसभा के पास में विधायी शक्ति होती है, अर्थात राज्यसभा सामान्य विधेयक को पास कर सकती है, उसको संशोधित कर सकती है, और उसको अस्वीकार भी कर सकती है। कोई भी सामान्य कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी होती है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो जॉइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसको राष्ट्रपति बुलाता है। दूसरी बात करते हैं वित्तीय शक्ति, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पावर। तो उसके अंदर मनी बिल होती है। तो मनी बिल का बात की जाए, ये वित्तीय शक्ति के अंदर आता है। इसको जो राज्यसभा है वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती। मनी बिल के
अंदर राज्यसभा की जो पावर है वो बिल्कुल लिमिटेड है, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो अपना सजेशन दे सकती है और 14 दिन के भीतर उसको क्या करना होता है, अपने सदन से पास करना होता है। तो जो फाइनेंशियल पावर है जिसको हम मनी बिल बोलते हैं हिंदी में, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो जो मनी बिल होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा मनी बिल को अस्वीकार कर सकती है, वो केवल सुझाव दे सकती है। राज्यसभा मनी बिल पर निर्णय देने के लिए 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन के अंदर उसको अपना समय मिलता है, वो 14 दिन के अंदर अपना निर्णय दे। अगर वो 14 दिन में वापस न करने पर बिल स्वतः ही पास माना जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस बिल को पास नहीं करती है तो वो बिल स्वतः ही क्या माना जाता है, पास माना जाता है। तो वित्तीय फाइनेंशियल पावर के अंदर मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा मनी बिल को अस्वीकार नहीं कर सकती, वो अपना उसमें सुझाव दे सकती है। राज्यसभा को मनी बिल पर निर्णय देने के लिए 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन में वापस न करने पर बिल स्वतः पास माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्रशासनिक शक्तियां। किसकी बात करते हैं, प्रशासनिक शक्तियां, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर बोला जाता है। तो राज्यसभा है वो सरकार से सवाल पूछ सकती है, चर्चा और बहस के जरिए सरकार को जवाबदेह वो बनाती है, लेकिन सरकार सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती बल्कि लोकसभा के प्रति होती है। तो जो राज्यसभा होती है वो सरकार से सवाल पूछ सकती है, चर्चा और बहस के जरिए सरकार को वो जवाबदेह बनाती है, लेकिन सरकार सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती बल्कि लोकसभा के प्रति होती है। तो ये इसकी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जुडिकल पावर। किसकी बात करते हैं, जुडिकल पावर, जिसकी बोलते हैं न्यायिक शक्तियां। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेती हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया में भी शामिल होती हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही शुरू होता है। तो जो इसके पास कुछ जुडिकल पावर होती है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा मिलकर राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेती हैं, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया में भी शामिल होती हैं। अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाना है तो वो प्रस्ताव राज्यसभा से ही शुरू होता है। ये क्या होती हैं, इनकी कुछ जुडिकल पावर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम संवैधानिक संशोधन की शक्ति। तो संविधान में संशोधन के लिए दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। राज्यसभा के बिना संविधान संशोधन संभव नहीं है। तो जब भी अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो उसमें दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। राज्यसभा के बिना लोकसभा अकेले संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। अगर संविधान में संशोधन होना है तो वो दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बिल है, अगर वो लोकसभा से पास हो गया है तो उसके बाद वो राज्यसभा के पास में जाएगा। अगर राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया है तो उसको क्या मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा। और अप्रूवल मिलने के बाद वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर अपना क्या कर देता है, साइन कर देता है। और जैसे ही वो साइन करता है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो बिल होता है, लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है। अब ये राज्यसभा से बिल को पास होने के लिए डिपेंड करता है कि वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है या स्पेशल मेजोरिटी से, वो अलग अलग डिपेंड करता है। जब हम संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ हम अच्छे से बात करेंगे कि साधारण बहुमत से संशोधन कैसे होते हैं, विशेष बहुमत से संशोधन कैसे होते हैं, वहाँ पर डिटेल में या पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना सा याद रखिए, संविधान संशोधन में राज्यसभा की भी कुछ शक्तियाँ होती हैं। अगर संविधान में संशोधन करना है तो दोनों सदनों की उसमें मंजूरी जरूरी होती है। राज्यसभा के बिना संविधान में संशोधन संभव नहीं है। अब बात की जाए कुछ स्पेशल पावर जो राज्यसभा को दी हुई हैं। अगर उस स्पेशल पावर की बात की जाए तो स्टेट लिस्ट पर राज्यसभा क्या बना सकती है, लॉ बना जा सकती है, जो आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है। और ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड भी राज्यसभा क्या बना सकती है, नियम बना सकती है, जो आर्टिकल 312 में लिखा है। ये याद रखिए, जो स्टेट लिस्ट लॉ से संबंधित बात किस में की गई है, आर्टिकल 249 में की गई है। जबकि ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड जो बात है वो किस में की गई है, आर्टिकल 312 में की गई है। तो ये क्या होती है, राज्यसभा के पास में कुछ स्पेशल पावर होती हैं, जिसमें एक पावर होती है राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, जो आर्टिकल 249 में की गई है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है।
अगर मान लीजिए राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पास करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं का बटन, जो आर्टिकल 312 में है, जो राज्यसभा के लिए विशेष प्रस्ताव से नई ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS IPS जैसी सेवाएं बनाई जा सकती हैं। तो राज्यसभा के पास में कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। एक होती है राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति और एक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने की शक्ति। तो राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति जो आर्टिकल 249 में है, जो जबकि अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने की जो राज्यसभा को शक्ति दी हुई है वो आर्टिकल 312 के तहत दी गई है। ये याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तक हमने राज्यसभा के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर SSC बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 250 होती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 245। तो 250 में से 238 होते हैं वो वो क्या किए जाते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा को राज्यों की क्या बोला जाता है, परिषद बोला जाता है। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हिंदी में राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा होती है वो एक स्थायी सदन होता है, वो कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है या अस्थायी। तो राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। हर 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल में है। तो राज्यसभा का गठन है जो आर्टिकल 80 में बताया गया है। मनी बिल राज्यसभा में कितने दिन रखा जा सकता है। अगर कोई मनी बिल है तो उसको राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन के बाद में उसको पास ही माना जाता है। अगर राज्यसभा उसको वापस नहीं लौटाती है तब भी उसको क्या माना जाता है, पास ही माना जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो जो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, जबकि किसके द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है, जिनको हम MLA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं वो ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको वो चुनते हैं, जबकि जो 12 सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उनको राष्ट्रपति चुनता है। राज्यसभा में कोरम कितना होता है। तो राज्यसभा का कोरम कितना होता है, 1/10 होता है। 1/10 का मतलब होता है अगर राज्यसभा की कोई भी बैठक करनी है तो राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उसमें उपस्थित होने चाहिए, जब भी सदन की क्या चलती है, कार्रवाई चलती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से शुरू होता है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जाना है तो जो प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा से शुरू होता है। लोकसभा उसको अपनी मंजूरी देती है। राज्यसभा का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो राज्यसभा का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का पहला गठन कब हुआ। तो राज्यसभा का जो पहली बार गठन है वो 1952 में हुआ था। राज्यसभा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो राज्यसभा का मुख्य कार्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है। तो जो राज्यसभा होती है उसका मुख्य कार्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करना होता है। ये राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में अधिकतम कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था राज्यसभा में टोटल संख्या जो मैक्सिमम होती है वो 250 हो सकती है, और जिसमें जो निर्वाचित होते हैं वो कितने होते हैं,
238 हो सकते हैं, और जबकि जो मनोनीत हो सकते हैं वो 12 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने हैं? 233 हैं, जबकि मनोनीत हैं वो कितने हैं? 12 हैं। तो वर्तमान में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।